बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज माइक्रो पैलेंटोलॉजी। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर हुआ था जिसपे हमने डिस्कशन की थी दैट वाज अबाउट पैलियो इकोलॉजी। ठीक है, पैलियो इकोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों ने अंडरस्टैंड की थी और उसकी एप्लीकेशन में आप लोगों ने जो है ऑयल के हवाले से देखा था कि आपके पास जो है पैलियो इकोलॉजी किस तरह अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है ऑयल की एक्सप्लोरेशन में और ऑयल प्रोस्पेक्टिंग में और कोल इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज जो ब्रांचेस अंडरस्टैंड की थी तो उसमें एक आपके पास ब्रांच थी दैट वाज माइक्रो पैलेंटोलॉजी। ठीक है, माइक्रो पैलेंटोलॉजी इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी दैट इज स्पेसिफिकली डीलिंग विद micro fossils. If we want to define paleontology, so we can say micropaleontology is actually the study of microfossils that are actually observable under microscope. So we can say micropaleontology is the study of microfossils by in which we are actually utilizing microscope as an aid material. ठीक है कि आप माइक्रोपैलेंटोलॉजी में जो है माइक्रोस्कोप को किस के मटेरियल के तौर पे यूज करते हो, एज एड यूज करते हो, असिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं माइक्रो फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, माइक्रोफॉसिल जो हैं अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइक्रोफॉसिल जो हैं दे आर टेक्सोनोमिकली डाइवर्स एंड हिटोजीनियस ग्रुप। हमारे पास जो माइक्रोफॉसिल्स हैं they are actually taxonomically diverse and heterogeneous. It's mean we can say कि हमारे पास जो microfossils हैं हैं और हमारे पास अबंडेंस में होंगे। ये नहीं हम कह सकते कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड में जो है वन टाइप के फॉसिल्स मिलेंगे, बल्कि वी हैव मिक्सचर और सेवरल टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो माइक्रोफॉसिल्स की कैटेगरी में फॉसिलाइज्ड फॉर्म में हमें माइक्रोफॉसिल्स मिलते हैं। दे आर सम बैक्टीरिया एंड सम स्मॉल प्रोटिस्ट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक टीथ एंड स्केल। देयर आर सम प्लांट्स, लाइक प्लांट्स में हमारे पास आ जाते हैं पोलन एंड स्पोर्स। और पोलन एंड स्पोर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया है कि द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्स इज एक्चुअली स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद वन separate branch of paleontology that is called as palynology. Palynology is the branch of paleontology that is specifically dealing with pollen and spores, but they are also studied under microfossils or micropaleontology जो है वो भी इनको इन्वॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है दैट इज फिंजाई। फिंजाई इज एक्चुअली माइनर but they are also included in study of micropaleontology. अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास थोड़ी सी जो आ जाती है डेफिनेशन के माइक्रोफॉसिल जो हैं विच कैन नॉट बी स्टडीड बाय हेल्प विदाउट, मतलब जो है वो आप माइक्रोस्कोप के इनको स्टडी नहीं करते। इट्स मीन तो आपके पास मेन एड जो है माइक्रोफॉसिल को स्टडी करने के लिए दैट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है कि माइक्रोस्कोप जो है दैट इज मेन टूल फॉर स्टडी ऑफ माइक्रोफॉसिल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो माइक्रोफॉसिल्स के साथ एक और जो टर्म मिक्स होती है, मतलब आप इसको भी मतलब कंपैरेटिव वे में स्टडी करते हो दैट आर मैक्रोफॉसिल्स। मैक्रोफॉसिल्स जो हैं दे आर काइंड ऑफ फॉसिल्स which can be studied by help of naked eye or low power magnification, or simply you can study macrofossils by help of hand lens, or simply by your naked eye you can observe the macrofossils. तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन आ जाती है माइक्रोफॉसिल्स की मैक्रोफॉसिल्स की माइक्रोफॉसिल्स के साथ कि माइक्रोफॉसिल्स जो हैं macrofossils जो हैं they can be studied by naked eye or you can study them by help of hand lens, or you can study by low power magnification. It's mean यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। माइक्रोफॉसिल्स में हमारे पास मोस्टली जो मतलब इंक्लूड होते हैं फॉसिल्स मोस्टली ब्रायोजोन्स के। ठीक है कि आपके पास स्मॉल जो शेल बीरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, माइक्रोफॉसिल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड सम जो आपके पास मैक्रोफॉसिल्स हैं दे आर एक्चुअली लार्ज एज कॉइन्स। ठीक है कि आपके पास सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर वो इतने बड़े होते हैं, जैसे कि आपके पास शेल बीरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कॉइन आपके पास एक होते हैं, उनसे रिजेम्बलेंस होती है कुछ शेल्स की, या सिंपल आपके पास जो बोन्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो जिनको आप नॉर्मली अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, वो हमारे पास मैक्रोफॉसिल्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, अब हम अगर जनरली बात करें, वी टॉक अबाउट द जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रोफॉसिल्स and macrofossils,
बेसिकली देयर इज नो फिक्स साइज बाउंड्री, कि हमारे पास कोई भी जो है फिक्स साइज बाउंड्री अवेलेबल नहीं है फॉसिल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी फॉसिल्स के बारे में, तो मैं कह रही थी कि आपके पास क्या होता है कि मिससेलेनियस आपके पास कुछ किंग्स होती हैं या कुछ सूडो फॉसिल्स होते हैं, फास्ट फॉसिल्स होते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आपके पास ये जो फॉसिल्स हैं ये किस कैटेगरी में फॉल आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होनी चाहिए, बेस्ट पैलेंटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस जो हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फॉसिल्स। ठीक है, अब आपके पास जो माइक्रो फॉसिल्स हैं एक्चुअली दे आर वेरी वेरी कॉमन फीचर ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च है कि अगर हम माइक्रो फॉसिल्स की बात करें, व्हाई दीज माइक्रो फॉसिल्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, दीज माइक्रो फॉसिल्स आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन अ वे के अब हमारे पास ये जो माइक्रो फॉसिल्स हैं ये हमारे पास जियोलॉजिकल जो आपके पास रिकॉर्ड है या हमारे पास जो पास्ट एंशिएंट एनवायरनमेंट क्लाइमेट्स के बारे में बेस्ट क्लू या बेस्ट इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो बात स्पेसिफिकली डाटा जो है वो अवेलेबल होता है अबाउट दीज माइक्रोफॉसिल्स। ठीक है, अब अगर हम माइक्रोफॉसिल्स की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज एक्चुअली affiliated with these microfossils, and most commonly these microfossils are found in brackish water, but sometimes they are also present in fresh water and some terrestrial marine sediment. मीन यू कैन से कि आपके पास जो माइक्रोफॉसिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली मेरीन इन्वायरमेंट में और ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर मीन दैट इज अ काइंड ऑफ साल्टी वाटर, दैट इज स्लाइम, मतलब नेचुरली उसकी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और टेरेस्ट्रियल मेरीन जो हमारे पास सेडिमेंट्स हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रोफॉसिल्स की क्या होती है, अबंडेंस होती है। ठीक है, माइक्रोफॉसिल जो हैं सिंपली आप इनके बारे में ये अंडरस्टैंड, आप लोगों ने ये कंसेप्ट माइंड में रखना है कि माइक्रोफॉसिल जो हैं आप इनको माइक्रोस्कोप की स्टडी से हेल्प स्टडी करोगे, और जो आपके पास मैक्रोफॉसिल्स हैं इनके लिए आपको किसी भी एड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप इनको नेकेड आई से भी विजुलाइज कर सकते हो। मोस्टली आपके पास लार्ज बोन्स होती हैं, कुछ जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके टेस्ट इतने बड़े होते हैं कि आप उनको ओपन मतलब फॉसिल रिकॉर्ड में अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगराइजेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, कोई फिक्स साइज बाउंड्री जो है वो अवेलेबल नहीं है कि हम कैटेगराइज करें कि आप इधर ये जो फॉसिल्स हैं ये माइक्रो हैं या मैक्रो फॉसिल्स हैं। दे कैन बी ब्रोकन पार्ट of some large animal bone or any type of material. So best paleontological observations are actually required for their classification, for their understanding. ठीक है, in terms of their environmental preferences we can say these microfossils are actually present everywhere almost. They are present in brackish water, fresh water and terrestrial marine sediments. Next, अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारे पास माइक्रोफॉसिल्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन डाइवर्स इन्वायरमेंट्स, सो वी कैन से माइक्रोफॉसिल्स आर एक्चुअली मोस्ट प्रेवलेंट इन मेरीन, मोस्टली प्रेजेंट इन मेरीन इन्वायरमेंट, and marine microfossils actually occur in sediments of Precambrian to recent ages, and they lived in almost all marine provinces. Simply you can say microfossils are abundant in marine environment. Marine environment जो है that is suitable environment or that is preferable environment, और simply micro fossils actually prefer marine environment. ठीक है, micro fossils जो होते हैं they actually prefer marine environment. ठीक है, अब जो हमारे पास नेरेटिक है या लिटोरल प्रोविंस है, इनर मिडल एंड आउटर अप टू 200 मतलब मीटर्स की, ये आपके पास क्या आ जाती है मेरीन एनवायरनमेंट की जो डिवीजंस है। ठीक है, इसमें बैथल ओशनिक प्रोविंस एंड अपर मिडल एंड लोअर जो अप टू 2000 मीटर्स तक जो आपके पास ये आप एक्चुअली क्या है मेरीन एनवायरनमेंट की डिवीजंस है, और ऑलमोस्ट आपके पास 200 मीटर्स टू 5000 मीटर्स तक क्या होते हैं आपके पास एनवायरनमेंट जो मेरीन एनवायरनमेंट है इसके जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उसके अंदर क्या है हमें माइक्रोफॉसिल जो है वो की जनरली बात करें तो माइक्रोफॉसिल जो हैं दे मोस्टली इंक्लूड रेडियोलेरिया, स्लिकोफ्लैजिलेट्स, कैल्केरियस नैनोप्लैंक्टन, टेरिपोड्स, फोरामेनिफेरा एंड डायटम्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर एक्चुअली द मेरीन माइक्रोफॉसिल्स जो कि स्पेसिफिकली एसोसिएट करते हैं मेरीन इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्लैंक्टोनिक आ जाते हैं माइक्रोफॉसिल्स। प्लैंक्टोनिक कल भी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि बेंथिक एंड प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्लैंक्टोनिक हैं दे आर मोस्टली फ्री फ्लोटिंग एंड लिव इन अबंडेंस फ्रॉम 0 to 200 मीटर इन ओपन
ओशन, ठीक है। ओपन जो वाटर का एनवायरनमेंट है उसमें ऑलमोस्ट 0 to 200 मीटर्स तक जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो प्लैंक्टोनिक फोरम्स हैं या प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स हैं, दे हैव वाइड जियोग्राफिकल रेंज, कि आपके पास क्या जाता है कि इनके पास वाटर करंट्स के थ्रू, एयर के थ्रू जो है इनके पास इनके स्कैटर होने का या इनके डिस्पर्स होने का चांस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनके पास क्या जाती है, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जियोलॉजिक रिकॉर्ड, ठीक है। हमारे पास जो एंशियंट जियोलॉजिकल मतलब रिकॉर्ड है उसमें ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि माइक्रोपैलेंटोलॉजी जो है, वाई माइक्रोपैलेंटोलॉजी इज एक्चुअली डेवलप्ड, ठीक है। कि माइक्रोबायोलॉजी जो है इसकी डेवलपमेंट जो है वो क्यों की गई है, इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मोस्टली मेरीन माइक्रोफॉसल्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोटिस्ट्स, ठीक है। कि आपके पास मोस्टली जो मेरीन माइक्रोफॉसल्स होते हैं उनमें प्रोटिस्ट आ जाते हैं, दे आर एक्चुअली यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अदर जो हमारे पास मल्टी सेलुलर या माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स के, इसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू है मेरीन माइक्रोफॉसल्स की ये इन्हांस्ड होती है। ये कल वाले लेक्चर में भी थोड़ी सी चीज डिस्कस हुई थी कि व्हाई दीज मेरीन माइक्रोफॉसल्स आर वैल्यूएबल इन अ वे बिकॉज दे आर माइन्यूट इन साइज एंड दे आर they have wide geographical distribution in sediments of all ages and in almost all marine environments. So we can say कि हमारे पास जो marine microfossils हैं उनकी कुछ key points आ जाते हैं या characters आ जाते हैं जो कि इनको support कर रहे होते हैं, ठीक है। Mostly प्लैंक्टोनिक एंड मैनी बेंथिक माइक्रोफॉसल्स हैव वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कि हमारे पास मोस्टली जो प्लैंक्टोनिक और जो हमारे पास बेंथिक माइक्रोफॉसल्स है इनकी वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे पास मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेरीन एंड मोस्ट माइक्रोफॉसल जो होते हैं, मोस्टली माइक्रोफॉसल जो होते हैं, आपने एक चीज माइंड में रखने के, दे आर ऑलमोस्ट मेरीन। आपके पास मेरीन जो डिपॉजिट्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के साथ क्या होते हैं माइक्रोफॉसल्स एसोसिएटेड होते हैं। सब हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स होते हैं दे आर अनफोसिलिफेरियस आर नॉन मेरीन रॉक्स, ठीक है। सम टाइम आपके पास जो माइक्रोफॉसल्स होते हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन, दे आर मोस्ट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद मेरीन जो आपके पास डिपॉजिट्स होते हैं, बट सम टाइम जो आपके पास माइक्रोफॉसल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड मेरीन इन्वायरमेंट। तो नॉन मेरीन इन्वायरमेंट में आपके पास जो टेरिस्ट्रियल सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती हैं या जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स आ जाती है उनके अंदर आपके पास क्या है, ये माइक्रोफॉसल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ बायोस्टैटिग्राफी, ठीक है। हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स जब ये नॉन मेरीन इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो स्पेसिफिकली दे आर प्रेजेंट इन some sedimentary rocks or stratigraphic units, or in terms of biostratigraphy they are very significant in a way कि आपके पास जो रॉक के स्टेटा की आइडेंटिफिकेशन है उसमें क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। होते हैं that are mostly pollen and spores, ठीक है। कि pollen and spores of land plants, ostracods, इसके अलावा आपके पास कैरोफाइट्स, ये ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो माइक्रोफॉसल्स हैं ये आपके पास नॉन मेरीन जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो टेरिस्ट्रियल सेडिमेंट्स के अंदर हमें मिलते हैं मोस्टली जो होते हैं अबंडेंट होते हैं, दे आर पोलन एंड स्पोर्स, ठीक है। पोलन एंड स्पोर्स जो है दे आर वाइडली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड और कहते हैं इनको ज्यादा स्टडी किया जाता है, ठीक। माइक्रोफॉसल जो है दे इसीलिए इंडिकेट माइक्रोफॉसल टू स्टडी, ठीक है। कि हम माइक्रोफॉसल्स को क्यों यूज करते हैं, हम माइक्रोफॉसल्स को बच्चों इसलिए यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स हैं दे आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ एज, ठीक है। कि आपके पास किसी भी जो रॉक स्टेटा है उसकी जो स्टेटिग्राफी यूनिट है उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ पैलियो इकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ पैलियो इन्वायरमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पैलियो जियोग्राफी एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल मैचुरेशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स हैं दे आर एक्सीलेंट इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट मतलब हमारे पास आ जाते हैं किस चीज के, एज के, पैलियो इकोलॉजी, पैलियो इन्वायरमेंट्स, पैलियो जियोग्राफी एंड थर्मल मैचुरेशन
simple words we can say microfossils are significant in to identify to understand the biostratigraphy। ठीक है, हमारे पास जो रॉक्स के अंदर माइक्रोफोसल्स प्रेजेंट होंगे तो हमें वहाँ के रॉक स्टेटा के बारे में जो है डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके बारे में आइडिया देंगे, रॉक स्टेटा की फॉर्मेशन के बारे में आइडिया देंगे कि आपके पास क्या है, कोई भी जो माइक्रोफॉसल है वो किस तरह प्रेजेंट था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो माइक्रो फॉसल्स हैं जो हम इनके बारे में जनरल डिस्कस कर रहे हैं, तो माइक्रो के माइक्रोफॉसल्स जो हैं दे आर वेरी क्विक टू अपीयर एंड इन टर्म्स में हमारे पास इंडिकेटर तो रिकॉर्ड में क्विकली अपीयर हो जाएंगे present in rock strata in one layer. They can be absent in second rock layer, but they can be present in the third rock layer and up to, so आपके पास rock strata के ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर कुछ आपके पास रॉक लेयर्स ऐसी आएंगी बायोस्ट्रेटिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। फिर क्या होता है कि ये कुछ रॉक लेयर्स के अंदर से मतलब क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाएंगे, फिर अगेन प्रेजेंट होंगे। इट्स मीन के आपके पास क्या है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी स्पीशी के फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर अपीयर और डिसअपीयर होने के बारे में भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स आ जाते हैं, इनकी जो कैटेगराइजेशन है या क्लासिफिकेशन है वो कुछ मतलब टाइप्स में की जा सकती है, जैसा कि हमारे पास कैल्केरियस माइक्रोफॉसल्स आ जाते हैं, फॉस्फेटिक माइक्रोफॉसल्स आ जाते हैं, सिलिकेशियस माइक्रोफॉसल्स आ जाते हैं एंड ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसल्स आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्केरियस हमारे पास माइक्रोफॉसल्स होते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स के शेल्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के जो शेल होते हैं और इनके जो शेल होते हैं दे आर मतलब बिग लाइक टेस्ट के, आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके जो शेल होंगे दे आर बिग एज टेस्ट। ठीक है, कि आपके पास जो कॉइन की तरह के इनके स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास मोस्टली जो ये जो सेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने हुए थे, बट along with some other material के sometimes some other materials are also impregnated into their shells। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉसिल्स होते हैं कैल्केरियस माइक्रोफॉसिल्स के, ये हमारे पास ब्रैकिश टू मेरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डिफरेंट एजेस में जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज के सिलेरियन टू होलोसीन जो आपके पास एज आ जाती है उसके दौरान क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो कैल्केरियस माइक्रोफॉसिल्स होते हैं दे आर बेंथोनिक और बेंथिक। ठीक है, from forums were originate। ठीक है, this thing is important कि इनिशियल के पास फॉसिल थे फोरामेनिफेरा जो हैं कैल्केरियस फोरामेनिफेरा Mesozoic, but mostly relate की जाती है लिटरेचर में, that is कि they are evolved during Mesozoic era। Planktonic foraminifera were evolved and they got wide geographical distribution। ठीक है,
अब अगर हम इनके जनरल से साइज की बात करें तो इनका साइज ऑलमोस्ट 25 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आ जाते हैं कैलकेरियस माइक्रो फॉसल्स। कैलकेरियस माइक्रो फॉसल्स में जो इनकी प्लेट है, जो इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई प्लेट होती है, इसका फंक्शन जो है दैट इज नॉट नोन येट, बट आपके पास मोस्टली जो कोपोलिथोफोरन्स जो हैं दे प्रोड्यूस नैनो फॉसल्स दैट आर यूजफुल इन बायोस्टैटिग्राफी, ठीक है। आपके पास बायोस्टैटिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकेरियस माइक्रोफॉसल्स जो होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आपके पास जो कोपोलिथोफोरन्स जो हैं दे आर एक्चुअली द एक्सटिंक्ट मैरीन ब्राउन रेड ब्राउन एल्गी, ठीक है। कोपोलिथोफोरन जो हैं इन देयर शेल्स आर वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज, के इनके जो साइज होते हैं दे उनके जो शेल्स होंगे दे विल बी डेजिग्नेटेड एज, कि आप उनके जो शेल्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज नैनो शेल्स, ठीक है। अब आपके पास ये जो एक्सटिंक्ट मैरीन रेड ब्राउन एल्गी है, इनका जो शेल है मतलब दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन फॉर्म मड लेयर्स, ठीक है। मड लेयर्स के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ ओजिस, ठीक है। ऑर्गेनिक जो इनकी कंपोजिशन होती है, इनके शेल की जो कंपोजिशन होती है, ये डिफरेंट लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे इन मेरीन इन्वायरमेंट, है। तो आपके पास कैलकेरियस माइक्रोफॉसल जो है माइक्रोपैलेंटोलॉजी में दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, दे आर सिग्निफिकेंट इन अ वे कि आपके पास ये जो माइक्रोफॉसल्स होते हैं ये हमें आइडिया देते हैं बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स की फॉर्मेशन में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं दे आर फॉस्फेटिक माइक्रो, that is actually the main constituent or main ingredient of these fossils, ठीक है। कि हमारे पास माइक्रो फॉसल जो हैं ये जो आपके पास कैलकेरियस सॉरी फॉस्फेटिक माइक्रो फॉसल्स होते हैं दे आर मोस्टली कोनोडोंट्स स्कोलिकोडोंट्स शार्क स्पाइंस एंड टीथ, ठीक है। कि आपके पास ये जो फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर फॉस्फेटिक माइक्रो फॉसल्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। कि कैल्शियम फॉस्फेट की इम्प्रेगनेशन होती है मोस्टली आपके पास ऑर्गेनिज्म के जार्स जो होते हैं या उनके जो मतलब फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेटिक जो आपके पास माइक्रोफॉसल्स होते हैं दे एक्चुअली गिव अस एन आइडिया कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड में जो वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो कि जियोलॉजिक पास्ट में रह रहे थे उनके जो है वो फीडिंग स्ट्रक्चर किस तरह के थे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दे वर हैविंग, और उससे क्या होता है हमें उन माइक्रोफॉसल्स की अंडरस्टैंडिंग से या एनालिसिस से हमें क्या मिलता है, आइडिया मिलता है कि हमारे पास जो वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और उनका इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास रोल आ जाता है स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसल, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसल जो हैं इनकी स्टडी को हम नाम देते हैं पेलेनोलॉजी का, ठीक है। द स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्स इज कॉल्ड एज पेलेनोलॉजी, ठीक है। हमारे पास पोलन एंड स्पोर्स जो हैं दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स that are most abundantly present in terrestrial environment, ठीक है। कि आपके पास जो terrestrial sediments होते हैं उसके अंदर जो होते हैं पोलन एंड स्पोर्स दे आर वेरी वेरी abundant। अब हमारे पास जो पोलन एंड स्पोर्स जो हैं इनके साथ एक बड़ी ही यूनिक जो है या इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है इनके साथ रिलेट करता है कि आपके पास ये जो पोलर एंड स्पोर्ट्स होते हैं दे एक्चुअली ट्रेवल वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। कि आपके पास क्या है कि पोलर डिपॉजिट्स हैं उनके अंदर इनकी जो प्रिजर्वेशन है दैट इज काइंड ऑफ वेरी वेरी अनयूजुअल फिनोमेना, ठीक है। कि आपके पास पोलन एंड स्पोर्स जो होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर बट स्टिल दे आर फॉसिलाइज्ड इन फॉसिल रिकॉर्ड। कि आपके पास फॉसिल रिकॉर्ड में इनकी फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फैसिलिटेट हुआ होता है। तो ये हमारे पास क्या है इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले कर रहे हैं फॉसिल रिकॉर्ड में बायोस्टैटिग्राफिक यूनिट्स में। तो ये हमें आइडिया देते हैं पोलन एंड स्पोर्स एक्चुअली गिव अस एन आइडिया अबाउट what type of plants were actually present at that time। आपके पास किस किस्म का प्लांट मटेरियल प्रेजेंट था, इधर जो है वो प्लांट्स का नंबर ज़्यादा था या कम था, ठीक है। इसके अलावा पोलन स्पोर जो हैं दे आल्सो गिवन अस आइडिया अबाउट द थर्मल मैचुरेशन, ठीक है। कि आपके पास जो पोलन स्पोर जो हैं ये हमें थर्मल मैचुरेशन के बारे में भी आइडिया देते हैं अप टू विच द रॉक सीक्वेंसेस वर हीटेड, ठीक है। कि पोलन स्पोर जो हैं दे एक्चुअली गिव अस एन आइडिया अबाउट द थर्मल मैचुरेशन इन अ वे कि दे रिमेन रेजिस्टेंट, ठीक है। एंड दे गिव अस एन आइडिया
अबाउट द ऑयल फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके पास ऑयल की या जो हमारे पास फॉसल फ्यूल्स की फॉर्मेशन है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि ये रॉक एस फॉर्म में प्रिजर्व है। दैट इज वेरी अनयूजुअल इवेंट इन अ वे कि आपके पास इनको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि ये रॉक्स लेकिन ये मतलब सरप्राइजिंग इवेंट है कि दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, सो दे गिव एन अस आइडिया अबाउट the fossil fuels formation up to which rock sequences were heated, and these actually contribute in oil formation or any kind of fossil fuel formation, ठीक है। इनका रोल भी जो है वो सिग्निफिकेंट है फॉसल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में। तो आपके पास ऑर्गेनिक माइक्रो फॉसल्स में इनकी मतलब जो है वो सिग्निफिकेंस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसल में, दैट आर डाइनोफ्लैजिलेट सिस्ट्स, ठीक है, एंड सम फंगल रिमेन्स। अब आपके पास जो डाइनोफ्लैजिलेट सिस्ट्स हैं, दे आर एक्चुअली द काइंड ऑफ, ये आपको डायग्राम में भी थोड़े से नजर आ रहे होंगे, आपके पास ये जो फॉसल रिकॉर्ड में इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज एग्स ऑफ सम, मतलब एनिमल्स के एग्स हो सकते हैं या कुछ है, मतलब इनके बारे में जो है एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड जो हमारे पास फंगल रिमेन्स हैं, ये भी हमारे पास फॉसल रिकॉर्ड में या ऑर्गेनिक माइक्रोफॉसल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और ये भी हमारे पास माइक्रो पैलेंटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट इन अ वे हैं कि हमें ये जो है रॉक्स की जो है वो स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो है वो एनालिसिस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों हम नेक्स्ट बात करें कि हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स हैं उनकी आइसोलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, हाउ दीज माइक्रोफॉसल्स आर एक्चुअली आइसोलेटेड, ठीक है, कि हाउ वी एक्चुअली आइसोलेट दीज माइक्रोफॉसल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं कि माइक्रोफॉसल्स की आइसोलेशन के लिए के सैंपल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली कलेक्टेड फ्रॉम द, को किसी भी प्लेस से लिया जा सकता है, लाइक जो हमारे पास सैंपल है दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम the sample can the sample जो है that can be a sediment that can be a rock sediment, that can be a terrestrial sediment, or that can be mixture of environment. in simple words we can say कि हम sample जो है वो rock का सैंपल भी ले सकते हैं, कोई भी टेरिस्ट्रियल मेरीन सेडिमेंट है उसको आप वहां से पिक कर सकते हैं, और दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ मेरीन मतलब सेडिमेंट, ठीक है, कि कोई भी मेरीन जो इन्वायरमेंट है वहां से सिंपल सैंपल को जो है वो पिक कर ले, ठीक है। देन हमारे पास जो फॉसल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन जो होती है दैट इज कैरीड आउट बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, कि हमारे पास जो फॉसल जो है उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। फॉसल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इन अ वे कि हमारे पास डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल जो मेथड्स होते हैं वो अप्लाई मेथड्स आ टेक्निक्स में हमारे पास ओवरऑल आ जाते हैं कि सीविंग की टेक्निक की जाती है, ठीक है। सीविंग मीन के आपके पास जो सैंपल आपने आइसोलेट किया उसको क्या करोगे, यू विल गो फॉर स्टेनिंग ऑफ दैट सैंपल, ठीक है। स्टेनिंग के बाद हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो मटेरियल है उसकी मतलब प्रॉपर सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। सेपरेशन के बाद क्या होता है कि दीज जो आपके पास ऑल दोस मटेरियल के आपके पास रॉक सैंपल है उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, ठीक है, कि सो दैट कि आपके पास फॉसल रिमेन जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है कि दे आर एक्चुअली ट्रीटेड विद सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स एज वेल, कि आपके पास सीविंग के बाद क्या होता है उन मटेरियल्स को डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि उनकी जो होती है मोस्टली हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं या डिफरेंट मटेरियल यूटिलाइज किए जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें उन मटेरियल्स को मतलब क्या जो आपके पास हमारे पास जो माइक्रोफॉसल्स हैं उनको प्रॉपर वे से अदर सॉइल सेडिमेंट से आइसोलेट कर सके, ठीक है। लेकिन ये आपके पास जो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जैसे सीविंग है, ब्रेकिंग है, या जो भी हम मतलब उनके ऊपर फिजिकल या मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं दैट कैन डैमेज योर माइक्रोफॉसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे चांस होता है कि आपके पास मोस्ट ऑफ द माइक्रोफॉसल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या होता है कि जब हमारे पास माइक्रोफॉसल जो है उनकी केमिकल ट्रीटमेंट होती है या उनकी स्टेनिंग वगैरह होती है, आफ्टर दैट दे आर एक्चुअली ट्रीटेड विद डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन एंड, ठीक है कि आपके पास क्या होता है कि डेंसिटी बेस्ड जो होती है वो सेपरेशन की जाती है। हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, लेट्स सपोज कि आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज देखी होगी, ठीक है कि वो जो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके अंदर क्या जाता है कि डेंसिटी की बेस पे मटीरियल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब डेंसिटी की बेस पे मटीरियल जो होते हैं वो सेपरेट करवा लिए जाते हैं, देन उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसकी अगेन जो होती है वो केमिकल डाइजेशन की जाती है। केमिकल डाइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि जो भी मटेरियल या जो भी हमारे पास माइक्रो फॉसल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, आइसोलेट कर लिया जाता है। आफ्टर देयर आइसोलेशन जो मटेरियल होता है उसको स्लाइड के ऊपर क्या किया जाता है, जब स्लाइड के ऊपर जो मटेरियल की हम माउंटिंग करते हैं तो माउंटिंग के बाद क्या है कि हम उसको माइक्रोस्कोप नीचे रख के क्या किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है माइक्रोफोसल्स का, और सम टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो माइक्रोफोसल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप की यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की यूटिलाइजेशन से क्या होता है कि जो हमारे पास जितने भी टाइप के माइक्रोफोसल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड, ठीक है कि माइक्रोफोसल्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो यू हैव एन आइडिया कि आपके पास कोई भी माइक्रोफोसल जो है उसके बारे में अंडरस्टैंड किया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोफोसल इज दिस एक्चुअली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस माइक्रोफोसल की मार्फोलॉजी देखी जाती है, ठीक है। मार्फोलॉजी देखने के बाद देखा जाता है कि वो जो रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, या इधर किसी लिविंग फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है या कौन से हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म फोसिलाइज्ड मौजूद हैं उनके साथ टू सम एक्सटेंट उनकी रिजेम्बलेंस की जाती है, ठीक है। देन आपके पास क्या जाता है, उसकी फिर क्या की जाती है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है कि पहले देखा जाता है कि कितनी टाइप के फॉसिल्स प्रेजेंट है, देन उनकी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन मतलब की जाती है। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन के बाद आपके पास जो माइक्रो फॉसिल्स होते हैं उनको डिफरेंट जो है उनकी लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग के बाद उनको सेपरेट जो आपके पास बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर क्या कर लिया जाता है, फ्यूचर के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है कि हमारे पास जो भी माइक्रोफोसल्स के इस सारे मतलब एक्सट्रैक्शन या उसके जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं उनके बाद जो हमारे पास डाटा आता है, ठीक है, उसको जो है ओवरऑल ऑलरेडी जो हमारे पास नॉन फॉसल फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं या माइक्रोफोसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली मतलब क्या किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है कि कंप्यूटराइज मेथड से उनको क्या किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भी सेव कर लिया जाता है और डिफरेंट टेस्ट लगा के उसको स्टडी किया जा सकता है कि आपने जो माइक्रोफॉसल्स हैं वो कितनी तरह के थे और इन माइक्रोफॉसल्स को जो है वो हम कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं ऑलरेडी नॉन फॉसल्स के साथ, या ये हमें किस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था माइक्रो फॉसिल्स के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो हमारे पास ये जो माइक्रो फॉसिल्स हैं, ये जो माइक्रो फॉसिल्स